आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी सार्थक अंक और मापन में अनिश्चितता। तो अगर मेजरमेंट का एक एग्जांपल लें तो हम सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल है जिसमें कोई सब्सटेंस की लेंथ मेजर करते हैं नियर अबाउट 32.61 सेंटीमीटर में। तो अगर यहां हम सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स का क्लासिफिकेशन करें तो समझ पाएंगे कि 32.6 ये डिजिट आपकी सर्टेन है, यानी निश्चित अंक है, ये सर्टेन डिजिट्स है। जबकि जो 1 है ये आपकी अनसर्टेन डिजिट है। अनिश्चित अंक है। तो इस तरह से हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं कि गिवन वैल्यूज में कौन से ऐसे अंक हैं, डिजिट्स हैं जो सर्टेन हैं या अनसर्टेन हैं। तो अगर मेजरली इनको लिखा जाए तो ये रेंज फॉलो करते हैं 32.60 से लेकर के नियर अबाउट 32.62 तक के बिटवीन, यानी मध्य में। तो एक तरह से ये इनके जो मापन है या मेजरमेंट है वो इनकी अनिश्चितता को प्रूव करते हैं। सो फाइनली वी सेज दैट दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन इज बिलोंग द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इस तरह से बच्चों किसी मेजरमेंट में जो सभी डिजिट्स सर्टेनली हमें फाइंड आउट होते हैं वो बेसिकली यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूप में जाने जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में जाने जाते हैं, सार्थक अंक कहते हैं इन्हें। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मापन में उपस्थित सभी अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं और अंतिम अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। द डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट which are known exactly along with last uncertain digit are collectively known as significant figures। इन्हें सार्थक अंक के रूप में जाना जाता है। दूसरी तरह से भी हम इन्हें परिभाषित कर सकते हैं कि वे अंक जो किसी मापन की गणितीय मापन शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं या निर्धारित करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। Those digits which decides the accuracy of mathematical results are significant figures। और अब कुछ लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स और जहां फाइंड आउट कर पाते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स ज्ञात करते हैं। और उससे पहले डिटर्मिनेशन के लिए कुछ आने वाले ब्रीफ पॉइंट्स हैं, यानी सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको माइंड मेकअप करके हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका एक एग्जांपल ले बच्चों। सपोज दैट डिजिट है 6.28, तो ये नॉन जीरो हैं और अगर यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ लिए जाएं, नंबर्स पूछ लिए जाएं, तो इनका टोटल नंबर काउंट करेंगे 3। और ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी जितने अशून्य अंक हैं वे सार्थक अंकों के रूप में गिने जाते हैं। और इसी तरह से सेकेंड पॉइंट कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनके राइट साइड की जितने भी अंक हैं वे सब सिग्निफिकेंट होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। और अगर एग्जाम्पल लें यहां पर 9.648, तो ये सारे डिजिट्स काउंट हो जाएंगे और इस तरह से जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा यहाँ ये 4 फाइंड आउट होगा। देन किसी मेजरमेंट के लिए प्रथम अशून्य अंक के लेफ्ट साइड के जितने भी आपके शून्य अंक हैं वे सभी असार्थक होते हैं। द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। तो अगर इसका एग्जांपल लें
लाइक एज अ 0.05। तो अगर यहाँ काउंटिंग करेंगे बच्चों तो केवल 1 डिजिट काउंट में आती है, इसलिए जो इसका सार्थक अंक होगा ये केवल 1 होगा और ये रूल नंबर 3 फॉलो करेगा। जबकि 4th लॉ है कि 2 शून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य अंक सार्थक कहलाते हैं। ऑल द जीरोज प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन-जीरो डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट नंबर्स। और जैसे एग्जांपल में 6.007, तो ये जीरोज भी काउंटिंग में आ जाएंगे बच्चों। और देन इस समय इस डिजिट के लिए जो आप सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे या सार्थक अंक लिखेंगे वो हो जाएगा 4। तो ये 4 कंडीशंस विद एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ बताए, और कुछ आगे के पॉइंट्स और हैं जिनका डिस्कशन कर लेते हैं जो वेरिएशन बेस्ड होते हैं। पॉइंट नंबर 5 का डिस्कशन कर लें। कह रहे दशमलव के बाईं ओर लगाए जाने वाले अग्रणी शून्य अंक असार्थक होते हैं। मींस लीडिंग जीरोज इन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जांपल लें अगर इसका, लाइक एज अ 0.942। अगर इस तरह के डिजिट हो और देन यहां अगर सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड आउट करें तो कह रहा है लेफ्ट साइड पर लगाए जाने वाले जो अग्रणी जीरो अंक हैं वो असार्थक होते हैं। मींस ये जीरो अनकाउंटेबल होगा। तो सार्थक डिजिट कितने मिले, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं यहाँ, और इसलिए बच्चों इसका आंसर मिलेगा 3। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम डिस्कशन इनका कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 0.6278 ये डिजिट हो और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड आउट करना हो तो रूल नंबर 5 को फॉलो करता है। लेफ्ट साइड के जीरो जो है वो अनकाउंटेबल हैं, देन ऐसी कंडीशन में यहां सिग्निफिकेंट नंबर्स का वैल्यू मिलेगा 4। तो इस तरह बच्चों सार्थक अंक यहां इस पॉइंट से ज्ञात कर सकते हैं। एंड 6th पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब किसी मापन के अंत में शून्य होता है तथा दशमलव अंक निर्धारित नहीं होता है तो उसमें सभी शून्य निश्चित रूप से सार्थक अंक नहीं होते हैं। और सार्थक अंकों के निर्धारण के लिए यहाँ हम पावर का यूज कर सकते हैं, यानी घातांकी संकेतन का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन अ नंबर एंड्स विथ जीरो which are not in right side of decimal point, these zeros are not necessarily significant and number of significant figures is decided by using exponential notation। और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों एवोगैड्रो नंबर का 6.023 into 10 to the power 23। तो जब यहाँ हम सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करते हैं तो आपके ये डिजिट्स हैं जो केवल काउंटेबल हैं और इसलिए यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर मिल जाएगा 4। तो इस तरह से जब कभी पावर में कोई वैल्यू दी होती है, 10 की पावर में कोई वैल्यू लिखी होती है, तो उसके पहले के जो डिजिट्स हैं वो इस कंडीशंस को 0.6 को फॉलो आउट करते हैं, देन उनको काउंट करके हम सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में आंसर दे देते हैं। और लास्ट पॉइंट बहुत ही बेस्ट है बिकॉज यहाँ हम इन्फिनिटिव नंबर का यूज करेंगे। कह रहे निश्चित अंकों के लिए या कोई परिभाषित मात्राएं उनके लिए सार्थक अंकों की संख्या को अनंत से मापा जाता है, मेजर किया जाता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज एग्जैक्ट नंबर आर डिफाइंड क्वांटिटीज। डेफिनेट क्वांटिटी में काउंट कर लें इसको निश्चित संख्या के रूप में, निश्चित मात्रा के रूप में, और या टेकन इन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के रूप में इनको व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 40 पेन, 40 पेन्स यानी 40 पेन। अगर इसके लिए हम सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे तो इन्फिनिटिव लिखेंगे, मींस अनंत लिखेंगे। इसी तरह से 35 बुक्स, 35 किताबें, और अगर इसके लिए हम क्वांटिटीज का सिग्निफिकेंट फिगर्स दें देन इसके लिए इन्फिनिटिव व्यक्त करेंगे, अनंत व्यक्त करेंगे। तो ये सिंपल है। कभी इसका केस मिले कि निश्चित अंक हो या परिभाषित कोई क्वांटिटीज हो, मात्राएं हो, देन उनका मेजरमेंट हम इन्फिनिटिव में कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट्स थे, इनको माइंड सेट करके
हम गिवन वैल्यूज का जो सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं गिवन कंपाउंड्स में, वो चाहे एसिड हो या बेस हो या साल्ट हो। तो उन इक्विवेलेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसकी कैलकुलेशन और इसके फार्मूले भी समझ लेते हैं। बच्चों, जब तुल्यांकी भार फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं, तो इन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं एसिड में, मीन्स अम्ल में, बेस के लिए मीन्स क्षार, और थर्ड कैटेगरी ले लेते हैं साल्ट के लिए, लवण। और ये कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम सीख लेते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सिंबल जान लें। इक्विवेलेंट वेट को सिंबलाइज करते हैं ई से। ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही सिंबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब बेस्ट होगा, जनरली आपको ई लिखा मिलेगा, बट ई क्यू कर लेते हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट हो गई। एग्जांपल्स लें एसिड के लिए, लाइक एज H2SO4, HCl, HNO3, CH3COOH, ये आपके बेस्ट एसिड हैं। और इनके लिए इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है E ऑफ एसिड इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। M ऑफ एसिड एग्जाम्पल में प्रूफ करते चलते हैं, लाइक एज H2SO4 का एग्जाम्पल लें। हाइड्रोजन के लिए 1:2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4:16। प्रीवियस क्लास में हमने आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखा दिया था। तो ये मॉलिक्यूलर वेट M निकाल रहे हैं एसिड का, 2:32 प्लस 64 एंड टोटल मिल जाएगा 98। अब दूसरा डिस्कशन कर ले कि बेसिसिटी कैसे आएगी। तो अगर इस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करें, देन ये ब्रेक करेगा ट्वाइस H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो जितने H+ नंबर आपको मिल जाते हो वही उसकी बेसिसिटी है। वैल्यू पुटअप करें फार्मूले पर, मास ऑफ एसिड मिला है 98 और विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या है 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 49। तो इस तरह से H2SO4 का तुल्यांकी भार वैल्यू आपका हो जाएगा 49। तो आपको जब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस कर रहे होंगे, वहां पर इनके इक्विवेलेंट वेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगला एग्जांपल ले लेते हैं HCl के लिए, और उसी सेम फार्मूले से E इक्वल्स टू M ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। तो अगर एग्जांपल HCl का लें, इलेक्ट्रोलिसिस से ये H+ और Cl- देगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अगर निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5 और ये आ जाएगा 36.5। वैल्यू पुटअप करें E फाइंड आउट करने के लिए, तो 36.5 अपॉन हाइड्रोजन बन जाएगा, डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 36.5। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं HNO3 का। HNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस जब कराएंगे तो ये H+ और NO3- देगा। मॉलिक्यूलर मास निकालें, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का 3:16 करेंगे। टोटल कैलकुलेट करें, 1 + 14 + 48, और इस तरह से यहाँ से जो M का वैल्यू हो जाएगा 63। और अब यहाँ पर बेसिसिटी आएगी 1। अगर हम फार्मूले पर वैल्यू पुटअप करें, देन 63/1, और इस तरह इक्विवेलेंट वेट इसका आ जाएगा 63। तो ऐसे हम एसिड का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। अगला लास्ट कर लेते हैं एसिटिक एसिड के लिए, CH3COOH। ये गिव्स आउट करेगा H+ और एसीटेट आयन, CH3COO सिंगल-। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन 2 है इसलिए 12:2 कर लेंगे, ऑक्सीजन एटम 2 है 2:16 करेंगे, और हाइड्रोजन टोटल 4 है 4:1 कर लेंगे। तो 24 + 32 + 4, और टोटल मास मिलेगा 60।
1 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेसमेंट है, इसलिए बेसिसिटी 1 होगी। इक्विवेलेंट वेट के फार्मूले पर रखेंगे 60/1 और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 60। तो इस तरह से किसी भी गिवन एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं बेस के लिए। बेस के एग्जांपल्स में जिनमें OH की प्रेजेंस होती है, NaOH लाइक एज ए KOH एंड सम अदर एक्सेट्रा। NH4OH भी एग्जांपल में लिख सकते हैं आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी या एसिसिटी। अगर एग्जांपल लें NaOH का और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो Na+ और OH- देगा। मॉलिक्यूलर मास निकालें, सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करेंगे तो 40 मिलेगा। और एसिडिटी ये है बच्चों, जितने OH- यहाँ से रिप्लेस कर दिए जाएंगे उनका नंबर ही उसकी एसिडिटी होगा। तो एट लास्ट वैल्यू पुटअप करें 40/1 बिकॉज एक OH निकलता है। एट लास्ट कास्टिक सोडा का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 40। और कैलकुलेट करें, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं KOH का। इलेक्ट्रोलिसिस से बनाएगा K+ और OH-। मॉलिक्यूलर मास निकाले 39 होता है पोटेशियम का, 16 होता है ऑक्सीजन का, 1 होता है हाइड्रोजन का। टोटल करेंगे तो 39 और 1 40, 40 और 10 50 एंड 56 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। और विस्थापनीय OH केवल एक है। इक्विवेलेंट वेट के फार्मूले पर रखें 56/1 और डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 56। तो ऐसे करके हम बेस के लिए यानी क्षारों के लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं साल्ट के लिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या NaCl, ये साल्ट के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसके लिए फार्मूला होता है E ऑफ साल्ट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट अपॉन चार्ज, लिखे तो ज्यादा बेस्ट होगा, और वैलेंसी भी लिख सकते हैं, यहाँ इसकी संयोजकता भी लिखी जा सकती है। एग्जाम्पल ले कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनाएगा Ca++ और CO3 2-। दो में से किसी का भी चार्ज देख सकते हैं बिकॉज सिमिलर चार्जेज अवेलेबल हैं। मॉलिक्यूलर मास लिखें, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 × 16। टोटल कर लें तो 40 + 12 + 48 और ये आपको एग्जैक्ट मिलेगा 100। ये होगा मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ से जब E कैलकुलेट करेंगे तो E = M का वैल्यू 100 अपॉन चार्ज, चाहे कैल्शियम के देख लें चाहे कार्बोनेट के, 2 हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 50। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 50। एंड लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ब्रेक करता है Na+ में और Cl- में। मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, सोडियम का 23 और क्लोरीन का होगा 35.5। टोटल करेंगे सो 5 × 3 8 एंड 3 × 5 58.5 आएगा मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पर चार्जेस दोनों में ही है 1-1। तो अगर इक्विवेलेंट वेट के लिए वैल्यू पुटअप करें M का, देन 58.5 अपॉन चार्जेस का वैल्यू 1 है, डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट मिलेगा 58.5। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार 58.5 होता है। ऐसे करके बच्चों हम किसी गिवन एसिड के लिए, गिवन बेस के लिए और गिवन साल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस में जब हम क्वांटिटी सर्टेन कर रहे होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, वहां पर इक्विवेलेंट वेट की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बच्चों आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ स्टार्ट करेंगे, रासायनिक संयोग के नियमों की शुरुआत करेंगे और केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से इनको प्रूफ करेंगे।